हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड आज के घटना चक्र के साइंस सेशन में हम अगेन साइंस के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के। एट द एंड प्लीज़ मुझे अपना स्कोर कमेंट करके बताना, एंड कोई भी और क्वेरी हो तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो फिजिक्स सेक्शन से हम स्टार्ट करेंगे। हमारा फिजिक्स सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे अबाउट न्यूक्लियर। ठीक है, हम न्यूक्लियर फिजिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वन ऑफ दीज पार्टिकल्स इज क्लेम टू हैव इन्वेंटेड विच रिबट द आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, अब इनमें से कौन सा ऐसा पार्टिकल है, ठीक है, जो इन्वेंट किया गया था जिसने आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को रिबट कर दिया था, ठीक है, या फिर एक तरीके से जो है वो रॉन्ग प्रूफ कर दिया था। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए माइक्रोवेव फोटॉन, बी न्यूट्रिनो, सी लिक्विड क्रिस्टल या डी लाइट एमिटिंग डायोड। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए माइक्रोवेव फोटॉन। ठीक है, अब यहाँ पर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या बोलती है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिंपली ये बोलती है कि कोई भी पार्टिकल जो है वो स्पीड ऑफ लाइट को जो है वो एक्सीड नहीं कर सकता। लेकिन जो हमारे दो फिजिसिस्ट थे, कौन से? गंटर निम्स एंड एल्फोंस स्टैलहोफेन। ठीक है, दे वर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कॉब्लेंस जर्मनी। इन्होंने ये चीज़ क्लेम की थी कि प्रोपेड माइक्रोवेव फोटॉन जो है उसकी जो स्पीड है, या ठीक है, वो जो है दे आर फास्टर दैन द स्पीड ऑफ द लाइट। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट से फास्ट है। और इसने एकदम से क्या किया था? आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वायलेट कर दिया था। ठीक है, जो पार्टिकल है जिसने आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को रिबट किया था वो था माइक्रोवेव फोटॉन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हैज अ हाफ लाइफ ऑफ 4 months, 3/4 ऑफ द सब्सटेंस वुड डिके इन। अब कोई एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, उसकी हाफ लाइफ दी है 4 months की, तो 3/4 ऑफ सब्सटेंस कितने मंथ में डिके होगा? ऑप्शन है ए 3 months, बी 4 months, सी 8 months या डी 12 months। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा? टी हाफ हमें दिया हुआ है, हाफ लाइफ कितनी दी हुई है? 4 months की दी हुई है। ठीक है, अब क्वांटिटी कितनी बच जाती है? 1 माइनस कितनी हमने डिके करनी है? 3/4। ठीक है, ये डिके कर दी, हमारे पास कितनी बचेगी? 1/4। अब क्या कर सकते हैं? 1/4 जो 4 है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कैसे लिखेंगे? 1/4 इज इक्वल टू 1/2 इंटू n। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1/2 का स्क्वायर इंटू इज इक्वल टू 1/2 इंटू n। तो ये कट जाएगा, n कितना आ गया हमारा? n हमारे पास आ गया 2। अब हमारे को बताना है कि 3/4 ऑफ पार्ट जो है वो कितने मंथ्स में डिके हुआ था। तो 3/4 ऑफ पार्ट अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो 3/4 ऑफ पार्ट जो है वो किस में हुआ था? वो हमारे इस फॉर्मूला से आ जाएगा n इंटू टी हाफ। ठीक है, n कितना है हमारे पास? 2 है, एंड टी हाफ हमारे पास कितनी दी हुई है? 4 months की। जो हमारा 3/4 ऑफ सब्सटेंस है वो कितने मंथ्स में डिके होगा? 2 4 8 months में डिके होगा। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 8 months। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोखरान 2 टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑन। पोखरान 2 टेस्ट कब कंडक्ट किया गया था? ए जून 11th 1998, बी जून 9th 1998, सी मई 11th 1998 या डी मई 29th 1998। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मई 11th 1998। ठीक है, अब ये पोखरान 2 टेस्ट जो था वो क्या था? इट वॉज अ सीरीज ऑफ 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट। ठीक है, 5 न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट जो थे वो अंडरग्राउंड जो थे वो किए गए थे, एंड अंडर द ऑपरेशन शक्ति। ठीक है, किस ऑपरेशन के अंडर किए गए थे? तो आपने ये नेम याद रखना है। इट वॉज डन अंडर द ऑपरेशन शक्ति एट द इंडियन आर्मीज पोखरान टेस्ट रेंज। ठीक है, इंडियन आर्मी की पोखरान टेस्ट रेंज में ये किए गए थे। 2 डेट्स को किए गए थे, ऑन मई 11th 1998 एंड साथ में मई 13th 1998। ठीक है, ये आपने दोनों डेट्स जो है वो आपने याद रखनी है, मई 11th एंड मई 13th 1998। और ये जो था ये सेकेंड इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट था आफ्टर पोखरान 1। ठीक है, पोखरान 1 जो है वो 1974 में किया गया था। उसके बाद 1998 में जो था पोखरान 2 टेस्ट जो था वो किया गया था। अब ये जो टेस्ट जो भी किए गए थे, ठीक है, अब इसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। आई डोंट नो आप में से किसी ने देखी है या नहीं देखी है, लेकिन जो मूवी है परमाणु, ठीक है, द स्टोरी ऑफ पोखरान, जिसमें जॉन अब्राहम है, डायना पेंटी है और भी कई ज़्यादा स्टार्स हैं। ठीक है, इट वाज बेस्ड ऑन दिस न्यूक्लियर टेस्ट जो हमारे 1998 में जो थे वो हुए थे। इट वाज अ हाईली रिकमेंडेड मूवी। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उसको देख सकते हैं।
ओके हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिस्ट्री सेक्शन की। सो केमिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एलॉयज। सो पहला क्वेश्चन है, विच मेटल इज जनरली यूज्ड फॉर कोटिंग ऑफ ब्रास यूटेंसिल्स टू प्रिवेंट कॉपर कंटैमिनेशन। ठीक है, कौन सा मेटल को हम यूज करते हैं ब्रास की जो ब्रास यूटेंसिल्स होते हैं उनकी कोटिंग के लिए, ताकि कॉपर कंटैमिनेशन ना हो। सो ऑप्शन है ए टिन, बी जिंक, सी एल्यूमिनियम या डी लेड। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए टिन। टिन को हम यूज करते हैं किसके लिए, ब्रास की कोटिंग के लिए। ठीक है, जितने भी हमारे ब्रास के यूटेंसिल्स होते हैं उनकी कोटिंग हम टिन से करते हैं। टिन क्या होता है, टिन जो है वो कॉपर कंटैमिनेशन को प्रिवेंट करता है। टिन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होता है और सिल्वर की तरह दिखता है ये मेटल। ठीक है, इसका जो सिंबल है टिन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एसएन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 50 इसका एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है, ओके सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलॉय ऑफ विच मेटल इज यूज टू मेक एरोप्लेन एंड पार्ट्स ऑफ कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन। किस मेटल के अलॉय को हम एरोप्लेन के पार्ट्स को बनाने में या ट्रेन कंपार्टमेंट्स को बनाने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन ए कॉपर, बी आयरन, सी एल्यूमिनियम या डी नन ऑफ दी। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को यूज किया जाता है, ठीक है, या यूं बोलो एल्यूमिनियम का जो अलॉय है उसको हम यूज किया करते हैं एरोप्लेन या ट्रेन कंपार्टमेंट्स के पार्ट्स को बनाने के लिए। एल्यूमिनियम क्या है, लो डेंसिटी है, स्ट्रेंथ होती है इसमें, इसीलिए एल्यूमिनियम को जो है एक आइडल कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो है वो हम यूज़ करते हैं फॉर डिज़ाइनिंग एयरक्राफ्ट्स और व्हीकल्स या फिर लैडर्स के लिए। अब जो अलॉय एल्यूमिनियम का यूज़ होता है वो यूजुअली कौन सा होता है, ड्यूरा एल्यूमिन। सो आप इसको जो है वो नोट डाउन कर सकते हैं। सो इट इज़ ड्यूरा एल्यूमिन। इसको हम, इट इज़ एन अलॉय ऑफ एल्यूमिनियम विच इज़ जनरली यूज्ड फॉर मेकिंग द पार्ट्स ऑफ द प्लेन और द कंपार्टमेंट्स ऑफ द ट्रेन। ठीक है, क्योंकि इसमें और ज़्यादा इम्प्रूव्ड क्वांटिटीज़ हैं, इसीलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है देन प्योर एल्यूमिनियम। इसकी शेपिंग बहुत इजी होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, साथ में इट मेक्स अ गुड मटेरियल फॉर ड्रिंकिंग कैंस एंड रूफिंग मटेरियल। तो इसीलिए हम इसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ विच सब्सटेंस इन द एलॉय रेंडर स्टेनलेस स्टील नॉन मैग्नेटिक। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन के सब्सटेंस को अगर हम कंबाइन कर दें, ठीक है, मींस स्टेनलेस स्टील को कौन सी ऐसी सब्सटेंस के साथ कंबाइन करते हैं कि वो जो है उसमें प्रॉपर्टीज़ जो हो वो नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हों, वो मैग्नेटिक ना रह जाएं। सो ऑप्शंस हैं ए कार्बन, बी क्रोमियम, सी निकल या डी मॉलिब्डेनम। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी निकल। निकल को हम जो है किसके साथ जो है स्टेनलेस स्टील के साथ क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं ताकि वो क्या हो जाए, एकदम से नॉन मैग्नेटिक हो जाए। एक्स्ट्रा कार्बन हम ऐड करते हैं ताकि थोड़ी हार्डनेस आ जाए, बट नॉन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज लाने के लिए हम इसको जो है निकल के साथ जो है स्टेनलेस स्टील को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन एंड विटामिन्स के बारे में। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन ह्यूमन सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन सिस्टम में एंटीऑक्सीडेंट्स क्या रोल प्ले करते हैं। ऑप्शन ए प्रमोट विटामिन सिंथेसिस, बी प्रिवेंट एक्सेसिव ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, सी प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट इफेक्ट्स ऑफ फ्री रेडिकल्स या डी एक्टिवेट सर्टेन जीन्स विच डिले एजिंग प्रोसेस। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी प्रोटेक्ट सेल अगेंस्ट इफेक्ट्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। ठीक है, अब एंटीऑक्सीडेंट्स का काम क्या होता है। एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को इनहिबिट करते हैं, ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें क्या होते हैं, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट। इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या प्रोड्यूस होते हैं, हमारे फ्री रेडिकल्स। अब ये जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं दे आर वेरी वेरी डेंजरस। अब ये क्या करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स, जैसे ही ये फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं तो ये क्या करते हैं, चेन रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं। और जब चेन रिएक्शन होता है स्टार्ट में तो वो क्या करता है, सेल में क्या, वो सेल को डैमेज कर सकता है या अल्टीमेटली सेल की डेथ हो सकती है। सो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, इन रिएक्शंस को टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, चेन रिएक्शन जो है वो इन रिएक्शन को क्या है, टर्मिनेट कर देते हैं। कैसे टर्मिनेट करते हैं, इन फ्री रेडिकल्स को रिमूव करके। सो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, सेल को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द इफेक्ट्स ऑफ दीज फ्री रेडिकल। इन फ्री रेडिकल्स को क्या कर देते हैं, एकदम से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब ये करते कैसे हैं, ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो यूजुअली हमारे क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे एस्कॉर्बिक एसिड हो गया, एस्थायोल्स हो गए, देन पॉलीफिनॉल्स हो गए। ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, एंड देन जो है वो क्या है, इनको रिएक्शंस को क्या कर देते हैं,
जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस को क्या करते हैं, प्रिवेंट कर देते हैं। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है वो हमें कहाँ मिलेंगे, विटामिन जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं हमारे, देन कुछ वेजिटेबल्स होती हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये हमें बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन इज यूज्ड एज एन एंटीडोट टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन, ठीक है। कौन सा वाइटामिन है जो हम यूज़ करते हैं एज एन एंटीडोट, एंटीडोट के तौर पर कौन सा जो है वाइटामिन यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई या डी विटामिन के। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी विटामिन के, ठीक है। विटामिन के को हम यूजुअली यूज़ करते हैं एज एन एंटीडोट टू एंटीकोगुलेंट पॉइजन्स। अब इस विटामिन के को हम यूजुअली क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एंटी हेमरेजिक फैक्टर, एंटी हेमरेजिक फैक्टर भी बोलते हैं। विटामिन के का रोल कहाँ पर है, इट हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग में बहुत ज़्यादा जो है वो ये हेल्पफुल होता है। जब भी तो जो ऐसे और मीन्स जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनमें लेट से विटामिन के की डेफिशिएंसी है एंड उनको ऑपरेशन करना है, सो ऑपरेशन करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि विटामिन के की डेफिशिएंसी है तो क्लॉटिंग नहीं होगी और एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है। सो विटामिन के डेफिशिएंसी जिनमें होती है, सो उनमें ये चीज़ करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। बट एंटीडोट हम किसे यूज़ करते हैं फॉर एन एंटीकोगुलेंट पॉइजन, दैट इज़ विटामिन के ओनली, ठीक है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोकोबैल्मिन इज, ठीक है। साइनोकोबैल्मिन हम किसको बोलते हैं, ऑप्शन ए विटामिन सी, बी विटामिन B2, सी विटामिन B6 या डी विटामिन B12। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है विटामिन B12। विटामिन B12 को हम क्या बोलते हैं, इसको इट इज़ द मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म ऑफ विटामिन B12। साइनोकोबैल्मिन जो है वो विटामिन B12 की ही मैन्युफैक्चर्ड फॉर्म है। और हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसे हम यूजुअली विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेन्स ऑफ बासमती राइस गेट इलोंगेटेड ऑन बीइंग कुक्ड बिकॉज ऑफ हायर कंटेंट ऑफ, जो बासमती राइस है आपने देखा होगा जब हमने कुक करते हैं तो उनका साइज इंक्रीज हो जाता है। वो क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि उनमें क्या प्रेजेंट होता है, ऑप्शन ए लाइसिन, बी अमाइलोज, सी शुगर या डी ऑयल। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी अमाइलोज। अब हमारे जो राइस होता है, राइस में क्या प्रेजेंट होता है, राइस जो है वो वेरी करता है, ठीक है। बहुत सारी राइस की वैरायटीज़ हैं और उनमें क्या है, स्टार्च कंटेंट डिफरेंट होता है, न्यूट्रिशन डिफरेंट होता है। सो 2 टाइप्स ऑफ स्टार्च जनरली उनमें प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है हमारा अमाइलोज एंड दूसरा कौन सा होता है हमारा अमाइलोपेक्टिन। सो ये स्टार्च 2 तरह की होती है, आप ये इसको नोट डाउन कर सकते हो, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। जो हमारा अमाइलोज होती है वो एकदम लॉन्ग होती है, स्ट्रेट स्टार्च मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो क्या होता है, जेलेटिनाइज नहीं होता है ड्यूरिंग कुकिंग। सो जिस राइस में जो है वो, जो राइस जो है वो में ज़्यादा स्टार्च कंटेंट है, ठीक है, और वो कुक होके फ्लफी हो जा रही है, सेपरेट ग्रेन्स आ जा रहे हैं, ठीक है, तो जो है उसमें ज़्यादा स्टार्च जो है वो प्रेजेंट होती है। जैसे लॉन्ग ग्रेन वाइट राइस जैसे बासमती है, उसमें अमाइलोज कंटेंट ज़्यादा होता है और अमाइलोपेक्टिन कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा थोड़ा होता है, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, फ्लफ़ी होती है और बहुत ज़्यादा स्टिकी, बहुत कम स्टिकी होती है। लेकिन जो मीडियम ग्रेन राइस है उसमें क्या होता है, उसमें हमारा अमाइलोपेक्टिन ज़्यादा रहता है, अमाइलोज थोड़ा रहता है, और जो बिल्कुल ही छोटी छोटी जो दाने होते हैं उसमें क्या होता है, अमाइलोपेक्टिन और ज़्यादा होता है एंड अमाइलोज बिल्कुल ना के बराबर जो है वो होता है। सो जो बासमती राइस है उसमें हमारा क्या प्रेजेंट होता है, अमाइलोज जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है। ओके, सो ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक आप प्लीज़ मुझे अपना स्कोर कमेंट करके बताइए एंड साथ में जो है और कोई क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट